नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मेहता पीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के हम लोगों ने लाइट रिएक्शंस के बारे में लास्ट क्लासेस में हमने देख लिया है। उसके बाद में रस्सो परासरणी कपलिंग के बारे में या संयुग्मन के बारे में हमने पढ़ा था, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिकी अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन। क्योंकि मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दो चरणों में संपन्न होती है। एक तो प्रकाशिकी अभिक्रिया जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो कि ग्रेना पार्ट में होती है, जबकि दूसरी जो रिएक्शन होती है ये है डार्क रिएक्शन या जिसे हम कहते हैं अप्रकाशिकी अभिक्रिया। और ये हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में यानी पीठिका या मैट्रिक्स वाले भाग में संपन्न होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे अप्रकाशिकी अभिक्रिया के बारे में। तो अप्रकाशिकी अभिक्रिया डार्क रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर फिर से एक बार मेंशन कर देता हूँ, फोटो सिंथेसिस, इसमें हमने देखा था लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ओके, तो अप्रकाशिकी अभिक्रिया यानी आज हम बात करने वाले हैं डार्क रिएक्शन की, जिसे हम अप्रकाशिकी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये जो शब्द है अप्रकाशिकी अभिक्रिया, वो 1905 में सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट ब्लैकमैन थे, है ना, काला आदमी। ब्लैकमैन ने ये शब्द प्रस्तुत किया था या शब्द प्रयोग में लिया था। ब्लैकमैन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1905 में प्रकाशिकी अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का वास्तविक जो क्रियात्मक अध्ययन जो किया था वो मेल्विन कैल्विन ने किया और उनके सहयोगियों ने किया था। उन्होंने ट्रेसर तकनीक और दूसरी भी अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ये प्रूव किया था। तो कैल्विन ने अध्ययन के लिए क्लोरेला शैवाल की दो प्रजातियां हैं, पायरिनोइडोसा और सिनटेस्मस का प्रयोग किया। क्यों किया, इसके पीछे कारण है कि ये जो क्लोरेला है वो एक इस प्रैक्टिकल या इस प्रयोग के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, जिसके कुछ कारण थे कि एक तो ये सभी वातावरण परिस्थितियों में बहुत अच्छे से उग जाता है क्लोरेला, और जल्दी से संदूषित या इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर बहुत तेज़ी से डिवीज़न करता है, शैवाल जो है वो बहुत तेज़ी से विभाजन करता है, सेल डिवीज़न करता है। इसका पूरा प्लांट जो है वो एक हरित लवक, एक यूनिट के फॉर्म में काम करता है, एक हरित लवक की भांति व्यवहार करता है। फिर इसको लैब में इजीली संवर्धित किया जा सकता है और संवर्धन को आसानी से लंबे समय तक रखा जा सकता है। और प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी इसमें उच्च पादपों के समान है। मतलब बड़े प्लांट जो है, ट्री प्लांट है, या हम कह सकते हैं कि बड़े जो प्लांट एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स के समान इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाए जाते हैं। ओके, तो इस वजह से ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से इस प्लांट को हम मेल्विन कैल्विन ने अपने प्रयोग में सम्मिलित किया। कैल्विन ने अपने प्रयोग में क्या किया, एक रेडियो एक्टिव C14, मतलब अगर आप रिएक्शन देखोगे हमारा, मैं यहाँ पे रफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, CO2 प्लस H2O विल गिव C6H12O6 प्लस O2, है ना, और साथ में H2O भी मिलता है। मैं यहाँ पे रफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया उसमें कार्बन जो था वो C14 था। ओके, तो C14 कार्बन, रेडियोएक्टिव कार्बन का उन्होंने प्रयोग किया CO2। तो उन्होंने क्या किया कि निलंबित शैवाल जो थे जल के अंदर, क्लोरोला शैवाल जो था, उसको उन्होंने थोड़े थोड़े अंतराल में C14O2 यानी रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड दी थोड़े थोड़े अंतराल में, और उन्होंने उसके बाद में उसका अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले जो स्थिर कार्बन यौगिक बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उस प्लांट को दिया
तो जल के साथ में उसने जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाया सपोज, तो ये ग्लूकोज जो बना है, इस ग्लूकोज में उन्होंने देखा यहाँ पर C14 का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन यौगिक जो सबसे प्रथम स्थिर कार्बन यौगिक 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। यहाँ पर मैं ये C14 की बाद में हम बात करते हैं ग्लूकोज में, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जब हम रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। वो क्या था, रेडियो एक्टिव, उसमें जो कार्बन थे वो रेडियो एक्टिव कार्बन थे। उससे सीधा स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण में भाग ले रही है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद में बेंजीन, एक और साइंटिस्ट हुए बेंसन, और उन्होंने इसी समस्या पर कार्य करते हुए पाया कि रेडियो एक्टिव C14 को प्रारंभिक रूप से ग्रहण करने वाला प्रथम ग्राही जो था वो रिबुलोस डाइफॉस्फेट यानी 5 यौगिक वाला एक कार्बन है। ये 5 कार्बन RUDP जो है 5 कार्बन यौगिक जो है वो CO2 से मिलकर एक अस्थायी 6 कार्बन वाला यौगिक बनाते हैं, 6 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। और इसका जल्द ही, क्योंकि ये अस्थिर है, ये जल्द ही अपघटित हो जाता है, इसका जल अपघटन हो जाता है और फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल यानी PGA का निर्माण करता है। PGA के 2 अणु बनाते हैं और ये 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक जो है वो कैल्विन, बेंसन व बशॉम को अपने इस कार्य के लिए नोबेल प्रस्तुत करवाता है। ओके, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं के एक चक्रीय क्रम में पूरी होती है ना। हम आगे देखेंगे। मैं लास्ट इमेज आपको बता देना चाहूँगा, जहाँ पर आप एक चक्रीय साइकिल देख सकते हो। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा चक्रीय प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण की ये संपूर्ण प्रक्रिया है जो रासायनिक अभिक्रियाओं का एक क्रम है, एक चक्रीय क्रम है। और इस तरह से यहाँ पर ये पूरा चक्र संपन्न होता है। इसमें अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं। C3 प्लांट जो होते हैं, उनके अतिरिक्त C4 प्लांट भी होते हैं जिनमें अलग से कार्बन साइकिल चलती है। उसके अलावा CAM प्लांट भी होते हैं जिसमें और एक और तरह की साइकिल चलती है। तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स के अंदर लेकिन अधिकांश पादपों में C3 साइकिल हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि निम्न 3 प्रकार के जो कार्बन हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, एक तो कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल भी कहते हैं इसको, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C4 साइकिल और CAM या ट्राइसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो इस तरह से ये 3 तरह से कार्बन का फिक्सेशन हो सकता है अलग अलग प्लांट के अंदर। इन प्रकार से कार्बन चक्र के सबसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्विन साइकिल, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये कैल्विन साइकिल का एक आरेखी डायग्राम है जिसमें विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने एक साथ एक चक्र के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की। लेकिन हम एक एक इक्वेशन को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैल्विन द्वारा अपना जो चक्र था C3 साइकिल जो था, उसको C3 साइकिल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर पहला जो स्थायी कार्बन यौगिक था वो 3 परमाणु वाला कार्बन यौगिक था। इसकी वजह से इसको C3 चक्र या तीसरी साइकिल के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा इसे कैल्विन व बेंसन चक्र भी कहते हैं, अप्रकाशित अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्बन पथ भी कहते हैं इसको, बाशम एवं कैल्विन चक्र भी कहा जाता है इसको, कार्बन स्वांगीकरण और रेडियो एक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल के नाम से भी इसको जानते हैं। बट जनरली हम इसको C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के नाम से जनरली हम इसको पुकारते हैं। ओके, C3 चक्र एक 30 कार्बन का एक प्रकार का कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक बेल्ट होता है। उस बेल्ट पे रख के बेल्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक साइड से मूव करता है और वो एक वस्तु जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पर भी अगर हम C3 साइकिल की बात करें तो ये 30 कार्बन का एक कन्वेयर बेल्ट है और उसमें 6 कार्बन
6CO2 जो है वो प्रत्येक चक्र में प्रवेश करता है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि एक ग्लूकोज अणु को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 बार जब कार्बन साइकिल या C3 साइकिल जो है वो चलती है, तब कहीं जाके एक ग्लूकोज बनता है। तो हर बार एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटर करेगा, तो इस तरह से टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब इस C3 साइकिल में एंटर करेंगे, तब कहीं जाके एक ग्लूकोज का यानी 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए। हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का संश्लेषण करने के लिए क्या होता है, कितने 6 कार्बन डाइऑक्साइड इस या हम कह सकते हैं C3 साइकिल 6 बार चक्कर लगाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो साइकिल है C3 साइकिल, उसको हम समझ सकते हैं 3 चरणों में। C3 साइकिल को समझने के लिए हम 3 चरणों का प्रयोग करते हैं, या जो रिएक्शंस होती हैं उनको 4 भागों में हम बांटते हैं। पहला है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो चरण है वो है रिडक्शन। चौथा शुगर फॉर्मेशन। और चौथा जो स्टेप है वो है रिकंस्ट्रक्शन या रीजनरेशन ऑफ RUDP। तो ये 4 स्टेप में हमारा C3 साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। ये 4 चरणों में C3 साइकिल जो होती है वो संपन्न होती है। यहाँ पर ये जो नाम दे रखे हैं वो उन रिएक्शंस के नाम के आधार पर है। फर्स्ट, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलीकरण होता है, फिर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली इन सब में इनिशियल लेवल पे जो कार्बोक्सिलेशन के अंदर जो RUDP प्रयुक्त होता है, जो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही होता है, कार्बन ग्राही होता है, उसका वापस से निर्माण होता है। तो इस तरह से हम इस संपूर्ण कार्बन साइकिल या C3 साइकिल को हम क्या कर सकते हैं, इन 4 चरणों में या 4 पथों में या 4 स्टेप्स में हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन। ओके, तो कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, आपको क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि ये संपूर्ण रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, 6 के क्रम में, 6 के मल्टीपल में, क्योंकि हर एक चीज़ 6 बार होगी तब कहीं जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और जब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो वहाँ पर भी 6CO2 12H2O का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जो है वो 6 RUDP क्या है? तो RUDP प्रथम ग्राही है। RUDP राइबुलोज डाइफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन यौगिक है, 5 कार्बन वाला यौगिक है। ओके, RUDP इसको RUBP भी कहा जाता है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं, और RUDP बहुत सी जगह पे आपको RUBP मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना हमको। RUDP और RUBP सेम ही है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट या रिबुलोज डाइफॉस्फेट के नाम से इनको जानते हैं। और ये 5 कार्बन, ये जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत पहली चरण में CO2 और RUDP जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक अस्थायी 6 कार्बन, यहाँ पर मेंशन नहीं है, एक अस्थायी 6 कार्बन यौगिक बनाते हैं। और ये 6 कार्बन यौगिक जो होता है वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, इसका जलपघटन हो जाता है तुरंत ही, और ये 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनाता है, और ये 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। 2 ऐसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, तो इस तरह से टोटल 12 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के इस रिएक्शन में। ओके, और यहाँ पर एक एंजाइम काम में आता है, रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को यानी क्या है, RUDP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर प्रयुक्त होता है। ओके, इस रिएक्शन में आप देख सकते हो ये RUDP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है, इसको हम रुबिस्को एंजाइम भी कहते हैं, रुबिस्को के नाम से भी जानते हैं इसको। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में
सेकेंड स्टेप में यहाँ पर जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 अणु बने थे, फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PGA भी बोलते हैं। तो ये फास्फोग्लिसरिक एसिड के जो 12 अणु बने हैं, ये 12 अणु आप क्या करेंगे, ये फास्फोरिलीकरण करेंगे। मतलब यहाँ पर ATP के साथ रिएक्शन करके अंदर फास्फेट समूह का एडिशन होगा, फास्फोरिलीकरण होगा, फास्फोराइजेशन होता है, फास्फोराइलेशन होता है, और फास्फोराइलेशन से क्या बनता है, अब यहाँ पर 2 फॉस्फेट समूह वाला एक डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 फॉस्फेट समूह वाले, एक तो ये फॉस्फेट समूह और दूसरा ये फॉस्फेट समूह। पहले आपने देखा था यहाँ पर केवल एक ही फॉस्फेट समूह था यहाँ पर, अब इसके अंदर फास्फोराइलेशन होने की वजह से क्या बन गया, एक और फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है, और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, जिसके 12 मॉलिक्यूल बनेंगे और 12 ADP बनेंगे। ओके, ये जो अभिक्रिया है इसमें 12 ATP के अणु खर्च हो जाते हैं। ये जो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो 12 ATP के अणु क्या होते हैं, खर्च होते हैं, और क्या बनते हैं, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो फास्फोग्लिसरिक अम्ल काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। PGA काइनेज एंजाइम या फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये जो प्रोसेस था इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलेशन के अंतर्गत ये चरण, पहला जो चरण था हमारा कार्बोक्सिलेशन, उसके अंतर्गत ये 2 रिएक्शंस हमको समझनी है। अब हमारा दूसरा जो चरण है जिसमें रिडक्शन की क्रिया होती है, रिडक्शन होता है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है कि प्रथम चरण में जो 12 मॉलिक्यूल बने हैं 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, उन 12 मॉलिक्यूल का अब यहाँ पर रिडक्शन होगा। क्या होगा, और रिडक्शन किसके थ्रू होगा, तो NADPH2 के दौरान। NADPH2 में से ये H2 जो है वो रिडक्शन के काम में आ जाते हैं, और यहाँ पे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो था उसका निर्माण वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH2 से रिएक्शन करके यहाँ पे ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड बनेगा। और यहाँ पर जो रिएक्शन में जो एंजाइम काम में आता है वो फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर प्रयुक्त होता है। फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे PGA का क्या होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है उनका, और फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब क्या होगा, ये जो फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड जो बना है 3PGAL के नाम से जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में 3PGAL। यहाँ पर क्या था, ये हमारा 1,3-डाई-PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड था, और ये फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बना है उसकी कुछ मात्रा यानी अराउंड 40% जो होता है वो समावयवी डिहाइड्रोजिनेज एसीटोन फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड जो था 3PGAL उसका आइसोमराइजेशन या समावयवीकरण हो गया, और किस प्रेजेंस में हुआ, तो हाइड्रोजिनेज एसीटोन फॉस्फेट में ये परिवर्तित हो जाता है, डाईहाइड्रोजिनेज एसीटोन फॉस्फेट में, यानी 3DHAP में कम कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्रिया जो होती है वो फास्फोट्रायोज आइसोमरेज, ओके, फास्फोट्रायोज आप देख पा रहे हो यहाँ पे फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। ओके, तो इस प्रकार PGAL और DHAP दोनों मिलकर 12 अणु बनाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो हमारा जो रिएक्शंस यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है, ये 2 रिएक्शन के साथ में हमारा यहाँ पे रिडक्शन भी कंप्लीट होता है। रिडक्शन के बाद में तीसरा जो चरण है हमारा वो है शुगर फॉर्मेशन या शर्करा का निर्माण कैसे होता है। तो शर्करा का निर्माण जो होता है वो इस रिएक्शन के अंतर्गत, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर 3PGAL जो था वो आंशिक रूप से यानी पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होता है 3DHAP में। तो अब जो बचा हुआ 3PGAL और जो DHAP है वो क्या होंगे, उसके 12 अणु जो हैं वो आपस में संगनित हो जाते हैं। संगनित का मतलब आपस में जुड़ जाते हैं और एक शर्करा का निर्माण करते हैं। और इस दौरान 12 में
से 2 अणु ही शर्करा का निर्माण करते हैं। टोटल 12 अणु हैं, उनमें से 2 अणु शर्करा का निर्माण करते हैं और बाकी शेष बचे 10 अणु जो हैं वो RUDP के पुनर्निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। ये ध्यान रखना हमको। अब यहाँ पर ये जो 6 अणु बनते हैं RUDP के, वो कैसे बनेंगे? तो शर्करा निर्माण की इस प्रक्रिया में एक अणु हाइड्रोजन एसीटोन फास्फेट और जिसको हम कहते हैं 3DHAP और एक अणु ग्लिसरैल्डिहाइड फास्फेट 3PGAL देख पा रहे हो यहाँ पे। मैं नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3PGAL, ये हमारा शुगर फॉर्मेशन जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी रिएक्शन फर्स्ट है। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये हमारा 3PGAL है बचा हुआ और ये उसमें जो 40% जो बना था DHAP यानी डाईहाइड्रोजनेज फास्फेट एसीटोन फास्फेट जो था, ये क्या करेगा, एल्डोज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका संगनन होगा और संगनन या इसका कंडेंसेशन होगा और ये क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्रक्टोज, जो कि एक तरह की शुगर है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करेगा। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है वो रिवर्स ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ओके, नेक्स्ट, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान क्या होता है यहाँ पे, ये हम समझ सकते हैं इन 3 रिएक्शंस के थ्रू। कौन कौन सी है? तो पहली है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है ये फॉस्फोटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब यहाँ से एक फॉस्फेट समूह का विलोप हो गया। क्या बना गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया और फिर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसका आइसोमराइजेशन होता है आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में और ये क्या बनाएगा, फ्रक्टोज का आइसोमर ग्लूकोज जो है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो तीसरे चरण में यहाँ पर इस रिएक्शन में शुगर फॉर्मेशन में ही क्या हो रहा है, तीसरी रिएक्शन में आप देख सकते हो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसका भी फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर से एक विफॉस्फोरिलीकरण होता है यानी एक और फॉस्फेट समूह जो है वो क्या होता है, निकल जाता है और यहाँ से आप देख सकते हो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारा प्रोडक्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पाद जो है वो क्या है, ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज यहाँ पर बनता है। अब क्या होगा कि रिएक्शन, क्योंकि अब अगर यहाँ पर खत्म हो जाती है तो आगे मैंने क्या बताया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये रिएक्शन 6 बार चलनी चाहिए, तो हमको बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलनी चाहिए और रिएक्शन कंटिन्यू चलने के लिए हर बार कार्बन डाइऑक्साइड को RUDP की ज़रूरत होती है या RUDP की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो चौथा चरण है, चौथा और आखिरी चरण है जिसमें क्या हो रहा है, RUDP जो है हमारा उसका वापस से निर्माण कैसे होगा, पुनर्योजन कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो फ्रक्टोज PGAL और 3DHAP के 12 अणुओं में से 2 अणु जो थे वो तो शर्करा निर्माण में काम आ जाते हैं, जबकि शेष बचे DHAP के 10 अणु जो हैं वो क्या करते हैं, वापस से RUDP का निर्माण करते हैं, RUDP के 6 अणु बनाते हैं। तो हम अब यहाँ पर पहुँचते हैं 10 अणु शर्करा निर्माण के पश्चात पुनः आपस में एक दूसरे से संगठित होते हुए RUDP के 6 अणुओं का निर्माण करते हैं। ये कैसे होगा, ये अभिक्रिया कैसे होगी, तो हम देखते हैं। यहाँ पर इनको भी हम कुछ चरणों में बांट देते हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले अनेक चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि 3PGAL और DHAP के जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स थे उनका एल्डोज की प्रेजेंस में क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो था उसका फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनता है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो आगे नेक्स्ट चरण में जाएंगे। इसमें प्रथम चरण में PGAL के 2 अणु संगठित होकर एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में, जैसा कि मैंने बताया आपको, क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेते हैं। अब B स्टेप में क्या होता है, तो B स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पे कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बना है वो 3PGAL यानी फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ में क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है और ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ज़ाइलूलोज 5 फॉस्फेट
ये दो दो अणु का निर्माण करते हैं। क्या होता है यहाँ पर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 3 PGL से रिएक्शन करके ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या हो रहा है यहाँ पे, दो चीजें बनती है, दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है। दो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दोनों के बनते हैं। तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के दो अणु, इरिथ्रोज फॉस्फेट 4 फॉस्फेट के दो अणु यहाँ पर क्या कर रहे हैं, DHAP यानी डिहाइड्रोजिनेज एसीटोन फॉस्फेट के साथ में बाइंड होते हैं। उसके भी दो मॉलिक्यूल आपस में इनका क्या होता है, संगनन होता है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और क्या बनाते हैं, सूडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सूडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका भी फास्फोरिलीकरण होता है, जिससे कि एक फॉस्फेट समूह यहाँ से निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सूडोहेप्टोज 7 फॉस्फेट बनेगा। क्या होगा, फास्फोरिलेशन से या डिफॉस्फोराइलेशन से क्या बनेगा, सूडोहेप्टोज 7 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट सूडोहेप्टोज 7 फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल जो थे, इनका अब क्या हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ में यानी 3 PGL के साथ में ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में पुनः ये रिएक्शन होगी डबल, और जाइलोज 5 फॉस्फेट बनता है, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और उसका एक आइसोमर है राइबोज 5 फॉस्फेट बनते हैं। दो चीजें बनती हैं यहाँ पे, उनके आइसोमर है दोनों, जाइलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट बनते हैं। दो दो मॉलिक्यूल दोनों के बनेंगे। और फाइनली इस प्रकार जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो बना है, ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है उसका क्या होगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा। आइसोमराइजेशन होने की वजह से क्या बनेगा, रिबुलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिबुलोज 5 फॉस्फेट, और ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे इस तरह से। तो आपने देखा कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन है जिसमें C3 साइकिल हम पढ़ रहे हैं, तो C3 साइकिल में किस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज फॉर्मेशन, तो ये 4 चरण कौन कौन से थे, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर रिडक्शन हुआ, रिडक्शन के बाद में क्या हुआ, रिडक्शन के बाद में शुगर का फॉर्मेशन हुआ, जो कि हमारा प्रमुख उत्पाद वहाँ पर निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनने के बाद में इस चक्र को कंटिन्यू करने के लिए, पुनः चलाने के लिए जो CO2 की आवश्यकता, रिबुलोज डाइफॉस्फेट की जरूरत थी, उसका पुनः निर्माण होता है, पुनर्जनन फिर से होता है, और इस तरह से आज ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैं इस डायग्राम के द्वारा आपको मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ये डायग्राम आपको पूरे C3 साइकिल को इन ब्रीफ याद करने में हेल्प कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझें, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।